बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, आगाज़ करते हैं अपने शो का, लेकिन तमाम तर बातें एक जानिब। चूँकि आज़ादी का महीना स्टार्ट हो गया है तो जश्न की बात करना बहुत ज़रूरी है। जश्न आज़ादी में सिर्फ 11 रोज़ ही बाकी है और हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। और आप जानते हैं सबसे पहली और बड़ी तैयारी बच्चों ने कर ली है, उन्होंने बाजे खरीद लिए हैं। और जिन्होंने नहीं खरीदे वो अपने माँ बाप के पीछे पड़े हुए हैं कि उन्हें भी वो खरीद कर दें। तो सबसे ज्यादा तैयारी तो मेरा ख्याल अली वैसे आपको याद है हम किस तरह से मनाया करते थे? झंडियाँ होती थी, अपने घरों को सजाते थे, कुमकुमे, और जरूर उस दिन बारिश हो जाती थी। हाँ, उस दिन बारिश भी हुई। वो अब्र रहमत तो आपको पता ही है बरसती है इस दौरान। लेकिन इसके साथ साथ जज्बे जो हैं वो ठंडे नहीं होते, वो गर्म ही रहते हैं। वलवला अंगेज अंदाज से जो है पूरी कौम इसको जश्न आज़ादी को मनाती है। और खास तौर पर पिछले साल के बाद जो फतूहात पाकिस्तान ने समेटी हैं, खा वो जंग के मैदान में हो या फिर डिप्लोमेटिक महाज पर हो, उसके बाद से तो मज़ा दुबाला हो गया इस आज़ादी की सेलिब्रेशन जो है ना उसको मनाने का। और इसको सेलिब्रेट प्राइड भी तो आपको आई है ना, आपको सेंस ऑफ प्राइड आना शुरू हुई है। अब जो जंग में हमने मात दी है, शिकस्त दी है दुश्मन को, उसके बाद से सर फख्र से बुलंद है। और हम जहाँ पर भी जाते हैं अब हमारी इज्जत भी होती है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग में भी इजाफा होना शुरू हो गया। अब बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपने दरवाजे हमारे लिए खोलना शुरू कर दिए हैं। और उससे पहले आप देख ही रहे थे कि दरवाजे जो है बहुत तेज़ी से बंद हो रहे थे उन ममालिक के भी जहाँ हम आसानी से आया जाया करते थे। लेकिन अब दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जिसमें हम फख्र से खुदा करे कि ये सिचुएशन बरकरार रहे और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। जनाब, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसका आगाज़ करते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की बात करते हैं। दूसरे मरहले में पोलिंग के बाद नताइज में नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 21 में से 13 नशिस्तों पर नून लीग जीत गई है और 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब दिखाई दी है। बाकी जो हल्कों के नताइज हैं वो आने का सिलसिला भी जारी है। मगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में दूसरे मरहले में भी अपसेट हुए हैं और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो अपनी सीट बचाने में वो भी कामयाब नहीं हो सके और LA 31 से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर वो हार गए हैं। बिल्कुल, हल्के से मुस्लिम लीग नून के साकिब मजीद राजा जीते हैं। अच्छा, उधर साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास भी अपनी सीट हार गए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का बायकॉट कर दिया है। सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हैं, धांधली हो रही है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आज़ाद कश्मीर में जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने X पर पैगाम में लिखा कि कोई और नहीं बस शेर अल्हम्दुलिल्लाह। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में पुरअमन तौर पर इलेक्शन का इनेकाद हुआ, तब्दीली तशद्दुद से नहीं वोट के ज़रिए लाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आकर फैसले नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी ने रद्दअमल दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि मीरपुर डिवीजन इलेक्शन के दौरान नकियाल में हमारा कारकुन कत्ल हुआ, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं, तो उन्हें कोई नहीं मानेगा। आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो क्यों बड़ा प्री प्लान था। हमें पता है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, जहां हम हारे हैं हमें पता है हम वहां हार सकते हैं और हम हारे हैं, ठीक हारे हैं। लेकिन जहां हम जीत रहे थे तो वहां हमें मालूम है कि हम जीत रहे थे, वो सीटें हमारी थी, वो आपकी नहीं थी। वो PMLN के लोग अभी अगर आकर कोरस गाते हैं, कोई एक आता उसके बाद दूसरा, कोई तीसरा, सबका एहतराम है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि रो मत, हो गया जो कुछ होना था, हमने इलेक्शन चोरी कर ली है, भाई और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया, रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर सिक्योरिटी प्लान क्या है? जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद हाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मैदान में आए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हमें आप कह रहे हैं कि जी इस इलेक्शन को गुल्लू बट्टों का इलेक्शन ना बना दें, ये गुल्लू बट नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे?
सिंध के MNA का सिंध की पुलिस लेके, सिंध के गार्ड लेके यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसने का और आगे वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाने का तो क्या बनता है। और ऊपर से आप सुबह का जो है वो प्रोपेगेंडे के ऊपर लगे हुए हैं, ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया और फायरिंग की गई। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दे। और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ेज़ 2 मीरपुर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार किया। शुक्रिया अदा करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये दिन देखने के लिए शहादत नहीं दी थी। ये आप देखें, रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्ज़ाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन वोट बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और इसी पर हमने गुफ्तगू करनी है। आमिर इलियास राना साहब सीनियर तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितनी बड़ी जीत है ये। हम देख सकते हैं कि नून लीग जो है काफ़ी मार्जिन से सबकत लेकर गई है। कितनी बड़ी जीत है ये नून लीग के लिए, और आपको इसमें दरारें नज़र आ रही हैं जो इत्तेहादियों के दरमियान इस दौरान? देखें, जब GB में बिलावल भुट्टो जरदारी जीत गए और मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपोजिशन में चली गई, ज़ाहिर है गवर्नर तो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट करना तो वो उनका आ जाएगा। और फिर इलेक्शन यहाँ पे था, बिलावल ने भरपूर कैंपेन की। इधर नवाज शरीफ साहब ने 2 जलसे किए, मरियम नवाज साथ आई और पूरी PMLN की क़यादत वो यहाँ पे मौजूद थी। राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, ख्वाजा साद रफीक, सूबाई वज़रा जो थे वो महाजर नशिस्तों पे मौजूद थे। तो जो कमी PMLN की नज़र आ रही थी वाज़ेह तौर पे कैंपेन के अंदर जो GB में थी, वो इन्होंने यहाँ पे भरपूर कसर निकाल दी उसकी। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो ने बहुत इस पे सख्त तकरीरें भी की, फिर उसकी वजाहतें भी की। और आपको पता है कि कल सारा दिन पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करती रही, लेकिन वोटर को लाना तो जाहिर है दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। अच्छा, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इल्ज़ामात से जो पाकिस्तान की सियासत की, राजनीति की रंग है ना, वो बहुत उभर के आए आपके सामने। हम और आप सारे इसी में पहले मरहले में भी हमने भरपूर मीडिया पे ला के कवरेज हुई और कल भी हुई, और तीसरा मरहला अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले कल फिर एक मुजफ्फराबाद के हल्के का इलेक्शन है। लेकिन जो नताइज आ चुके हुए हैं, तो आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत PMLN की होगी बगैर किसी शराकत दारी के। ये तो बड़ी क्लियर हो गई कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हुए हैं, क्योंकि 25 नशिस्तों पे जाके बनती है हुकूमत। 53 का चूंकि ऐवान है तो मखसूस नशिस्तें डाल दें तो PMLN 25 क्रॉस कर चुकी है। तो अब जो कल इलेक्शन होना है एक सीट पे, और फिर पूंछ डिवीजन के हलकों में इलेक्शन होना है। वैसे तो वो पहले ही मरहले में हवा बन गई कि जी PMLN चूंकि वहां पे अक्सरियत में आ गई, तो मुजफ्फराबाद में भी कई हलकों में पोजीशन का बड़ा असर पड़ता है। और आपको पता है वैसे भी वफाकी हुकूमत जिसकी हो, कश्मीर ने तो बिल्कुल ये क्लियर किया कि 16 में नून बनी, 21 में PTI बनी, और अब फिर नून की हुकूमत है तो नून की यहाँ पे आ रही है। GB में भी यही होता था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ प्रेशर था, सियासी दबाव उन्होंने डाला और उन्होंने अपनी वाज़ेह अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत ले ली। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनके ज़रा जो बयानात ऐसे आए तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपोजिशन में जाएंगे और आपकी अक्सरियत है तो आप जाएं। यही PMLN अब बार बार कह रही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, और आप जब शिकस्त हो गई है तो उसे तस्लीम करें। बहरहाल सियासी जमातें अपने अपने वोटर को साथ रखने के लिए हर हरबा इख्तियार करती हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। बस यही रंग है आज़ाद कश्मीर का। सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से भी आप भी जिक्र कर रहे थे, पहले मरहले में करीबन 9 जो सीटें हैं मिल गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और दूसरे में 13, और फिर कल एक नशिस्त है। और उसके बाद फिर जो अगला मरहला है उसके अंदर हम एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है जो पूंछ डिवीजन वाले जो 10 को है। इस सारे में तो वाज़ेह बर्तरी दिखाई दे रही है PMLN की, और हुकूमत बनाने के लिए
के बिल्कुल जो है नंबर्स पूरे दिखाई दे रहे हैं तकरीबन। इस सारी सिचुएशन में जिस तरह से पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि तीसरे मरहले का हम बॉयकॉट कर दें, तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो ऑलरेडी बॉयकॉट का ऐलान कर चुकी है, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। सर इलेक्टेबल्स भी पूरे थे। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि सही तरीके से हुकूमत साजी जो है वो हो पाएगी, बन जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठने पर राजी हो जाएगी? देखें, जहां तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है, आपको पता है जीबी में जो नताइज आए थे वो कितने शर्मनाक थे, लेकिन बखुशी 4 आज़ाद मेंबर्स उन्होंने शामिल किए और 4 वजीर भी बन गए। तो यहाँ पे सिर्फ मीरपुर में सोनी साहब थे जिनका मुकाबला था, जो शिकस्त खा गए, जो आपको पता है बैलेट पेपर लेके निकल लिए थे और पर्चा भी हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इस मरहले में वो कहाँ पे नजर आए आपको? काबिल जिक्र वोट भी नहीं मिल रहे उनको। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये समझा होगा कि मजीद बेइज्जती से बेहतर है कि तीसरे मरहले से निकल जाया जाए, कि वहां पे हमें क्या मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल जाहिर है एक अपोजिशन का तासुर भी है, एक प्रेशर भी होता है, और वो जो बाइकाट की बात कर रहे हैं तो आप देखें उसका असर तो बड़ा नेगेटिव होगा अगर वो बाइकाट कर देते हैं। पीएमएलएन के लिए तो वॉक ओवर होगा, जीत तो जाएंगे। पीटीआई ने भी तो वॉक ओवर दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात में जहां ज़िमनी इंतखाबात अब हुए हैं, पीटीआई नहीं गई तो पीएमएलएन के लोग पंजाब में बिला मुकाबला भी हो रहे हैं। जो अता तारड़ के भाई हैं, लास्ट इलेक्शन उन्हीं का था, वो बिला मुकाबला आगे, जो फारूक तारड़ है, आपको पता है। अब पीपल्स पार्टी ये छोड़े, एक तरफ उनके लिए ये भी है कि जी हम एक दफा का इलेक्शन, आपको बिलावल की मुजफ्फराबाद की तकरीर याद कराऊं कि 1985 वाला रिग्रेट रहा हमें हमेशा कि हमने बाइकआउट क्यों किया। एक तरफ वो है, एक तरफ ये है कि देखें वोटरों का रुझान क्या है। ये बात पीपल्स पार्टी की क़यादत को समझ आ चुकी भी है कि एक जो उनके शहर से मुजफ्फराबाद से जीते हैं अरबपति आदमी थे, और उन्होंने उसी का फायदा उठा के भरपूर कैंपेन की मुकाबले में इफ्तिखार गिलानी थे। तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि वो जीत भी गए। अब यही बात थी कि बहुत सारी कैंपेन, मीडिया कैंपेन तो पीपल्स पार्टी सिंध से कर रही थी आजाद कश्मीर में, अपने उम्मीदवारों की हेल्प भी की, इधर वफाकी हुकूमत भी लगी हुई थी, सारे वज़रा मैदान में थे। मेरा ख्याल है कि अभी ये 2-3 दिन चुके, अब कल का इलेक्शन है, इसके बाद फिर ये बैठ जाएंगे दोनों पार्टियां, क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है। अभी कोई सिस्टम में वो हतमी लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे कि जी इससे ये जुदा होंगे और फिर मरकज में, क्योंकि गारंटर जो और लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें सदर बने हैं जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट वो बने हैं, तो क्या तारुफ और बखेरने का फैसला हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन के रंग के अंदर ये सियासत होती है और वही रंगबाजी जारी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, कुछ अपसेट भी हुए हैं। LA 31 में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी लतीफ़, वो हार गए हैं। फिर LA 25 है, साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, वो अपनी सीट हार गए हैं। आपको क्या लगता है नून लीग ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वहां पर अवामी जो राय है वो उनके हक में? देखें, सरदार तनवीर इलियास वही चमक वाली कहानी है। पिछली दफा जब ये आए थे और पीटीआई की तरफ से थे तो हर तरफ इनके पैसे ने काम दिखाया और ये घुस गए। और आपको पता है ये कभी कहीं से इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाते थे, कभी कहीं से, ये इनकी ख्वाहिश थी। और फिर ये बिल आखिर वजीर आजम भी बने सरदार नियाजी के बाद। उसके साथ जिस तरीके से भी होता रहा बात, तो ये अपसेट तो बहरहाल मुतवक्को था। ये कोई इतना बड़ा अपसेट नहीं है, क्योंकि अपनी फैमिली के अंदर इनकी दरार है और इनके दूसरे भाई प्राइम मिनिस्टर के सियाहत के लिए सरदार यासिर इलियास जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो वफाकी हुकूमत की और आज़ाद कश्मीर में जाहिर है ये पीपल्स पार्टी में बिल्कुल छोड़ के आखिर में इलेक्शन में चले गए थे। आपको पता है कि ये 2 नशिस्तें 3 नशिस्तें और अपने साथियों की मांग रहे थे, जो पीपल्स पार्टी ने इनकी नहीं मानी। तो इनके पास तो कोई सपोर्ट नहीं थी सिवाय अपने पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ने के। तो अगर आपके पास कोई सपोर्ट भी ना हो, सिर्फ पैसे पे हो, तो वो भी नहीं होता। जैसे मैंने अभी बात की कि जो पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार गिलानी से अब्बासी साहब जीते हैं, उनके पास पैसा भी था, पार्टी की सपोर्ट भी थी और कैंपेन भी उन्होंने भरपूर उससे चलाई थी। आपको पता है तनवीर इलियास पे एक हमला भी हो गया था जब ये स्टार्ट में इलेक्शन कैंपेन पे गए थे, तो काफी सेटबैक था इनको। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये पीछे हट गए। राइट सर, ये तो आज़ाद कश्मीर की बात हो गई और लेट्स सी के जो तीसरा मरहला है उसके क्या नताइज होते हैं और तब तक क्या सूरत हाल बनती है, बाइकआउट किया भी जाता है या नहीं। एक और चीज़ सर,
मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई और उसके ऊपर फिर जो रद्द अमल आया वो भी हमारे सामने है, क्या कमेंट करेंगे इस सिचुएशन में आप? वो खुद इस सारे प्रोसेस का, इस सारी चीज़ का हिस्सा रहते हुए जिस तरह की उन्होंने बात की, और उसके बाद उसके ऊपर DGISPR का भी मौक़िफ़ हमने सुन लिया, हुकूमती वुज़रा भी जो इस पर बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सोच है जिसकी तर्जुमानी मोहसिन नकवी ने की है, और आपको पता है 1-1.5 साल से ये सोच एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, आपको पता है ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट लेके चल रहे थे, कुछ किताबें लिखी गई, कुछ गुफ्तगू हुई, एक सोच तो है। अच्छा, इस सोच को आप नेगेटिव नहीं करार दे सकते। अच्छा। कि जी क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई अगर सोच रहा है तो क्या हम उसकी सोच पे पाबंदी लगा दे? नहीं। लेकिन कौन कब कह रहा है, कहाँ कह रहा है, इस पे तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप वफाकी वजीर हैं। हाँ। आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, आपको कह रहे हैं वो ख्वाजा आसिफ में, लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब उन्होंने ये कही उसी वक्त से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये बात जाके सेनेट में या कौमी असम्बली में करनी चाहिए थी। और फिर इनके साथ जो हमनवा हुए वो MQM और तहरीक इस्तेकाम, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान हुए, इन दोनों के पास मेंबर्स मौजूद हैं, ये प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर सकते थे पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का। क्योंकि असल बात ये है कि ये छोड़ के हवा में एक बात, उसका ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप पार्लियामेंट में लेके आते कि जी ये हमारा पेपर है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, या यहाँ पे भी क्लियर करते कि आप इंतजामी डिवीजन से मुराद क्या चाह रहे हैं। जो डिवीजन्स बने हुए हैं सूबों के अंदर, उनको सूबों के अंदर रहते हुए बाइख्तियार बनाना है, तो उसके लिए भी आपको आईनी तरमीम ये चाहिए कि बल्दियाती इदारे बना दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विफाक से जैसे फंड आता है सूबे में, सूबा पाबंद होगा जिस लेवल पे उसे पैसे मिल रहे हैं, किस पे? आबादी की बुनियाद पे, अमन ओमान की बुनियाद पे, पसमानदगी की बुनियाद पे, जो भी सतह तय हुई है कि आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं, आप वही सतह डिस्ट्रिक्ट में मुंतकिल करें, और वहां एक ऐसा पायदार निज़ाम बना दें कि कोई मुदाखलत ना करे, और वो ज़िलाई हुकूमतें बड़े अच्छे अंदाज से चलें कि ज़िलाई निगरान, नाज़िम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो भी आमिर ना बन जाए, एब्सोल्युटली इख्तियारात उसके पास भी ना हो, वो भी जमहूरी अंदाज से होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फिर तो बात बनेगी। लेकिन आप ये सोचें कि जी हमने इंतजामी यूनिट बनाने हैं और फिर उसमें एक रिफ्ट होनी है, पीपल्स पार्टी सिंध में तो नहीं चाहती, वो पंजाब में चाहती है। जवाब में कहते हैं पंजाब ने तो करारदाद पास की हुई है असेंबली में, लेकिन क्या सिंध के लोगों का मुतालबा नहीं है कि शहरी सिंध को अलग कर दिया जाए? लेकिन ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए कि सूबाई नस्ली असबियत फैले। आप उस सारी असबियत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानियत को लेके चलें और बताएं कि हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसकी ये खद्दोखाल है, और लोगों से राय लें, आम आदमी से लेके पार्लियामेंट तक। आप जैसे आपने वो भोन साहब बैठाए हुए थे जिनका नाम ले रहे थे, जो कि इस वक्त हुकूमती पार्टी के वकला के लीडर हैं, आजम नजीर तारड़, और ये दोनों एक हैं, हसन बोन। तो फिर आप सबको मिलाएं, अपोजिशन वालों को भी मिलाएं। जब आप कहते हैं बंद कमरे में सियासी जमातें बैठ जाएं, तो सियासी जमातों में आप PTI को कैसे नजरअंदाज करेंगे? लेकिन आप नजरअंदाज नहीं करेंगे तो वो बैठेगी कैसे? अब ये वो चीजें हैं जो बहस में भी आनी चाहिए और उसका हल भी निकालना चाहिए, अगर आपको एक पायदार हल निकालना है। एक खुशबू आ रही है गुफ्तगू से कि आइन के अंदर एक रेफरेंडम की शिक मौजूद है, उसके तहत भी फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल है, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन क्या ज़ियाउल हक का रेफरेंडम और जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम चला? उनके साथ ही खत्म हो गया। आप जितनी मर्जी चीजें करें, लेकिन पायदार बुनियाद पे आप पाकिस्तान चलाना चाहते हैं ना, तो फिर उसके अंदर शॉर्टकट ना ढूंढे। हमने 78 साल घुमा लिए, आप 1-1.5 साल और लगा लें, इसके ऊपर कर लें। हम भी तो गर्दिश में ही है ना, हमारे अयाम भी गर्दिश में है। अब इस गर्दिश तो पाकिस्तान को चलाने के लिए फिर हमें निकलना है, गिरदाब से निकलना है, इस दायरे के चक्कर से निकलना है, तो फिर सिस्टम को इवॉल्व कीजिए, उसके ऊपर मुसल्लत ना कीजिए, फिर बात बनेगी। बिल्कुल, बातचीत से हल होना चाहिए। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि बुलंदोबाला पहाड़ इंसान के हौसलों का इम्तिहान लेते हैं, मगर कभी कभी यही बर्फपोश चोटियां ऐसे सानेहात की गवाह भी बन जाती हैं जो पूरी दुनिया को सोगवार छोड़ देती हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाक़ ब्रॉड पीक एक बार फिर अलमनाक खबर की वजह बन गया है, जहां शदीद बर्फानी तोदा गिरने से एक बैनुल-अक़वामी कोहपेमाई मुहिम खौफनाक हादसे का शिकार हो गई
और इस हादसे में मारूफ बरतानवी, नेपाली कोहपेमा निर्मल प्रजा समेत मुहिम में शामिल तमाम 10 कोहपेमा जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीमों ने खराब मौसम, बर्फानी तूफानों और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद भी कई रोज़ तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा, जिसके बाद लापता अफराद की लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुई हैं। ये सानिया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो आलमी कोहपेमाई बरादरी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। सब दिल दुखी हैं। माहिरीन के मुताबिक जो ब्रॉड पीक है वो दुनिया की ख़तरनाक तरीन 8000 मीटर बुलंद चोटियों में शुमार होती है, जहाँ मौसम लम्हों में बदल जाता है और बर्फानी तोदे, तेज़ हवाएं और ऑक्सीजन की शदीद कमी हर लम्हा जानलेवा साबित हो सकती है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस ताने पर दिल बड़ा गमज़दा है। ये आपके साथ अपडेट शेयर की, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि मैदान चाहे खेल का हो या फिर तालीम का, पाकिस्तानी जो यूथ है ना वो कभी मायूस नहीं करती, और एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा आपकी ऐसी ही टैलेंटेड यूथ से मुलाकात भी करवाते हैं। जितनी भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए या जैसा भी चैलेंजिंग इम्तिहान हो, पाकिस्तानी टैलेंट हमेशा जगमगाता है। अब एक्सप्रेसो में हमारे साथ जो मौजूद हैं कराची की 15 साला मरियम सिद्दीक। अब ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने किया क्या है। तालीमी मैदान में भारत का जो साबका आलमी रिकॉर्ड है वो तोड़ कर पाकिस्तान के लिए एक नया आलमी एजाज हासिल किया है मरियम ने। और मरियम ने सिर्फ 1.5 साल से ज़ायद अरसे में ACCA के तमाम 17 पर्चे कामयाबी से पास कर लिए और ये संगे मिल अबूर करके वो दुनिया की कम उम्र तरीन उम्मीदवार बन गई हैं। इस शानदार कामयाबी के साथ मरियम सिद्दीक ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 15 साल मरियम सिद्दीक की इस गैर मामूली कामयाबी की असल कहानी हमें उन्हीं से जाननी है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक, गुड टू नो। मरियम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके हिस्से में आई है। लेकिन ये बताएं इस जर्नी पर आप शुरू कैसे आपने किया, कैसे डिसाइड किया कि आप इतनी छोटी सी उम्र में ACCA का एग्ज़ाम देंगी और फिर रिकॉर्ड होल्डर बनेंगी? मेरी जर्नी स्टार्ट इस तरह से हुई थी, लाइक ग्रेड 6 तक मैं नॉर्मल स्कूलिंग कर रही थी। मैं स्कूल में पढ़ती थी ग्रेड 6 तक एज यूजुअल, जैसे अदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसके बाद इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने 2 years में O levels के प्राइवेट पेपर्स दिए, एंड जो स्टूडेंट्स ग्रेड 10 और 11 में क्लियर करते हैं वो पेपर्स मैंने ग्रेड 7 और 8 में कंप्लीट कर लिए। तो इधर मैंने अपने 3 years सेव कर लिए थे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई O levels, एक्चुअली मेरे एल्डर सिबलिंग्स हैं, वो भी इसी फील्ड में ACCA CA, सो मुझे भी रियलाइज हुआ कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा टूवर्ड्स फाइनेंस और बिजनेस है, क्योंकि मैंने अपना जो O levels किया था वो मैंने साइंस स्ट्रीम में किया था। एंड शुरू से बस पहले मुझे मेरा ड्रीम था कि मुझे MBBS परस्यू करना है एंड मुझे डॉक्टर बनना है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई O levels मैंने ये देखा कि ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने रियलाइज किया वो मेरा फाइनेंस बिजनेस की तरफ है। सो मैंने डायरेक्टली ACCA स्टार्ट कर दिया। एंड जब मैंने अपना ACCA स्टार्ट किया, उसी मेरी जर्नी के स्टार्ट में मैंने अपना एम बनाया था कि मुझे यंगेस्ट ACCA एफिलिएट इन द वर्ल्ड बनना है। एंड मैं उसी वक्त से स्टार्टिंग से सर्चिंग करती रहती थी कि अभी फिलहाल यंगेस्ट ACCA कौन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नेम है, एंड ये सब सर्चिंग करती थी। उस हिसाब से मैं देखती थी कि मुझे कब पेपर्स देने हैं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे अचीव करना है सो उसके लिए मुझे कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। सो इस तरह मेरी ACCA की जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड जो ACCA के स्टार्ट के 7 फाउंडेशन पेपर्स होते हैं वो नॉर्मली एक ACCA स्टूडेंट एवरेज 1 year लेते हैं उसको क्लियर करने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 ACCA फाउंडेशन पेपर्स मैंने सिर्फ 45 डेज के अंदर। अरे मरियम ज़बरदस्त। मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने भी अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ा हुआ है और मुझे याद है कि मुश्किल तरीन और ड्राई तरीन सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको हाँ जब आप स्कोर करने लग जाते हैं तो फिर आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके कोई मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होते। आप ये हमें बताएं कि आपने दिन में कितना टाइम अपनी स्टडीज़ को दिया इस 1.5 साल के जो टाइम पीरियड है इसके अंदर? हमें तो यही पता है कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो उनमें से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आप बताएं किस तरह मैनेज करती रही टाइम को? जो स्टार्टिंग में लाइक मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में दिए, बिकॉज जो एवरेज स्टूडेंट 1 year में पेपर देते हैं स्टार्टिंग 7 फाउंडेशन वो मैंने 45 डेज में दिए थे। तो उसमें तो मैं रेगुलरली 8 to 10 hours मैं डेली पढ़ती थी। एंड उसमें ऐसा होता था कि लाइक अभी मैंने मेरे नेक्स्ट पेपर्स फाउंडेशन के बुक होते थे, एक वीक के गैप से बुक होते थे और उनका मैंने सिलेबस भी अभी तक खोल कर नहीं देखा होता था, बट एग्जामिनेशन मेरी बुक होती थी। सो फाउंडेशन के केस में तो ये सिनेरियो था।
ज़बरदस्त मरियम, ये तो बड़ी ट्रिमेंडस सी स्टोरी है और ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, और कुछ कहते हैं कि सब लोगों में ये अहलियत नहीं होती कि वो इतनी जल्दी से क्लासेस फलांग कर यहाँ तक पहुँच जाए। आपको कितनी डिफ़िकल्ट लगी ये सारी सूरत? आप इसमें मतलब मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जो मेरे एल्डर ब्रदर्स से उनका मेरा और काफी गैप है, लाइक 8 years and 6 years। सो जब मैं अपने ग्रेड 6 में थी, वो लोग उनका AC से स्टार्ट हो गया था, C स्टार्ट हो गया था। सो मैंने भी डिसाइड किया कि अब मुझे भी ये सब चीजें जल्दी करनी है। एंड फिर मैंने अपनी जैसी ग्रेड 6 की, मैंने ग्रेड 6 के बाद मैंने O levels की कोचिंग मोटिवेशन यानी मरियम को घर से ही मिली, और मरियम को घर से ही मोटिवेशन मिल गई और स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छा, आप बताएं कि आगे क्या प्लान है आपका? क्या अभी आप इतनी हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि बड़ी होकर आपने क्या बनना है मजीद? अभी तो एक ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम आपने कर लिया है। अभी मेरा ये प्लान है कि अगर क्वालिफिकेशन में CFA परस्यू करनी है अपनी नेक्स्ट, एंड इसके साथ साथ जो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल जैसे ACCA के थ्रू लर्न की है, अब मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगी इन बिग 4 फर्म्स। बिल्कुल ठीक। और मरियम, कोई पैगाम देना चाहें आप ही की तरह जो लोग जल्द से जल्द इस अपनी डिग्रीज मुकम्मल करना चाहते हैं उनके लिए? बस एक लेसन है, बस अगर आप वो लर्न कर लेंगे सो आपका कोई भी ड्रीम आप इजीली अचीव कर लेंगे। Never let your age limit your capabilities। कभी भी आप अपनी एज और अपनी कैपेबिलिटीज को कंपेयर नहीं करें। लाइक अगर मैं आपको अपनी स्टार्ट ऑफ ACCA जर्नी में चले जाऊं, एंड मैं अगर किसी को, जब मैं थी ऑलमोस्ट 13 years की, 13 years and 3 months। सो अगर मैं उस वक्त किसी को बोलती कि मुझे यंगेस्ट ACCA बनना है, तो उस वक्त हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ाते, लोग हंसते मेरे ऊपर। बट क्योंकि मैंने एज को कंपेयर नहीं किया, मैंने बोला कि मेरा एम है, मुझे ये अचीव करना है तो करना है। एंड सेकेंडली मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं था। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। सो मेरा एक रूल था कि प्लान बी नहीं, नेवर गिव अप। अगर कभी कोई पेपर में सेटबैक भी आता है तो आपको वो रीअटेम्प्ट करना है, एंड इस आपको एम तक अचीव करना है, ये ड्रीम आपको पूरा कंप्लीट करना है। सो आप ड्रीम बिग करें, ज्यादा हार्ड वर्क करें, सो कोई भी ड्रीम होगा वो आपका अचीव होगा। और मरियम, कोई शॉर्टकट भी इसमें लगाए जा सकते हैं या फिर ट्रैक फॉलो करना जरूरी है? नहीं, शॉर्टकट्स भी लगाए जा सकते हैं। अगर मैं आपको ACCA के रिक्वायरमेंट बताऊं, सो नाउ इट्स कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी एज 13 years है सो यू कैन रजिस्टर फॉर ACCA। अच्छा। बट जो मैंने किया एंड जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है कि आप लोग O levels या मैट्रिक के बाद ACCA आए। इससे क्या होता है, इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है। अगर आपका O levels या मैट्रिक कंप्लीट होता है एंड आपके 7 ACCA के फाउंडेशन पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो आपको बहुत सारी इंटर में एग्जामिशन मिल जाती है। लाइक नॉर्मली इंटर में 14 पेपर्स होते हैं। अगर आपका फाउंडेशन लेवल ACCA का क्लियर है सो 11 पेपर्स की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। और सिर्फ 3 पेपर्स, और वो भी बहुत इजी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेपर्स अपेयर कर आपको प्रॉपर इंटर की भी इक्विवेलेंस मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मरियम की तरह की आजकल की हमारी यूथ है जो इतनी टैलेंटेड है, और मरियम ने एक बात की कि भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ना सोचें कि हम इस काम के लिए बहुत छोटे हैं, तो आप वो काम अगर करना चाहते हैं तो कर निकलिए, और आप कर भी सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है मरियम की तरह तो आप पढ़ाई में भी इसी तरीके से आगे जा सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मुलाकात करवाते हैं आपको बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला मलाइका खान खिलजी से, जिन्होंने खोसर गंग चोटी सर करके तारीख रकम कर दी है। मलाइका बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर मैनेजमेंट की तालिबा है। मलाइका खान खिलजी ने खोसर गंग चोटी सर की है और सूबे की पहली खातून कोपेमा होने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सबसे पहले तो मलाइका आपको मुबारकबाद हम देंगे इस एक्सपीडिशन के लिए। ये जो आपने कौमी विमेन एक्सपीडिशन 2026 में शिरकत की और ये शानदार कामयाबी हासिल की, हमें ये बताइए कि इसका ख्याल आपको कैसे आया कि आपने खोसर गंग को सर करना है, और इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन एक मौका चाहिए था। जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मौका मिला तो मैं चाहती थी कि मैं ये करूं, और मैं चाहती थी कि मैं बलूचिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। अरे वाह, जबरदस्त। और आपने किया?
आपने किया, और हम ये देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में एक्सपेडिशंस पे चले जाना, आपको इजाज़त कैसे मिली? आपने क्या खुद इसके लिए जो है तगोदो की? क्योंकि आमतौर पर लड़का हो या लड़की इतनी छोटी उम्र में इजाज़त मिलना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। जी, मेरे लिए भी पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी मामा डरती थी कि मैं छोटी हूँ और पता नहीं वहाँ पे मेरे साथ कोई फैमिली वाला भी नहीं था। लेकिन वो उम्र पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है। जब आप सोच लो कुछ, जब आप सोच लो तो वो आप कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं करूंगी तो आपको वो करना होता है। और मैं चाहती थी कि मैं ये करूं, तो मैंने अपनी फैमिली को समझाया, फिर मेरे भाई ने मेरे बाबा को समझाया, तो उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं जाऊं। उन्होंने कहा अगर आपका शौक है, तो मेरे शौक की वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया। वाह, अच्छा, अब मलाइका इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। कब से आपको पहाड़ों पर जाने का शौक़ हुआ? इससे पहले कौन सी एक्सपीडिशन आपने की, और कब आपने ये प्लान किया कि ये इतना ख़तरनाक जो पीक है अब आप इस पर जाएंगी, और इसके लिए तैयारी आपने किस तरह की, ट्रेनिंग किस तरह की? जब मैं छोटी थी तब पहले तो मैं अपने बाबा के साथ जाती थी, जो छोटे छोटे से पहाड़ हैं हमारे घर के पास। फिर उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग क्लासेस स्टार्ट की। 2 साल मैं प्रैक्टिस करती रही पहाड़ों के लिए, ताकि मैं इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लूं। इससे पहले मैं कई दूसरे एक्सपीडिशंस पर नहीं गई, ये फर्स्ट था मेरा, लेकिन इंशाल्लाह आगे और बहुत सारे पे जाऊंगी। बिल्कुल। मलाइका, ये 6000 है खोसरगंग, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान? मुश्किलात बहुत सारी थी। पहले तो मैं वो कल्चरल टाइप प्रॉब्लम्स थी कि मैं पठान हूँ तो मुझे जाना होगा। मतलब हमारे माहौल में लड़कियां जाती नहीं है कहीं, मतलब स्कूल भी नहीं जाती, उनको मतलब बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरे इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम्स आई और सख्तियाँ बहुत आई, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बलूचिस्तान का नाम रोशन करूं। और मैं ये चाहती थी कि मैं पहली लड़की हूँ ना जो बलूचिस्तान से जा रही है। मैंने कहा अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान की बाकी लड़कियों में ये जज्बा आएगा कि वो भी इस फील्ड में आए और बलूचिस्तान का नाम रोशन करे। ज़बरदस्त। अच्छा मलाइका, जब चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो कोई ऐसा एक पॉइंट आया इस चढ़ाई के दौरान कि आपने सोचा हो कि शायद ये मेरा गलत फैसला था या फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए? कोई ऐसा चैलेंज या कोई इतनी सख्ती आई हो? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे नहीं करना, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन एक ऐसा लम्हा भी आया जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब हम जा रहे थे रात को सबमिट पुश के लिए, रास्ते में शायद 11 बजे थे, नहीं 12:30 या 1 बजा था, जब हम लोग बर्फ़ पर जा रहे थे तो अचानक से हमारे एक सादिक भाई थे, हमारे गाइड, उन्हें चोट लग गई थी। तो वो मेरे साथ थे पूरे रास्ते में। जब उनको चोट लगी तो हम सबका हौसला टूट गया, क्योंकि हमारे 2 गाइड्स भी उनके साथ चले गए थे। हमारे साथ टोटल 5 ही गाइड्स थे, तो 2 उनके साथ चले गए थे, 2 ही हमारे साथ थे जो आगे जा रहे थे, रोप फिक्स कर रहे थे। सारा रास्ता हम अकेले जा रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद हमारा ये कंप्लीट ना हो। लेकिन फिर हम सब ने, पूरी टीम ने एक साथ मिलके एक जज्बा किया और हमने सोचा नहीं हमें करना है, क्योंकि हमने सोचा कि हम जाएंगे तो सादिक भाई को अच्छा लगेगा कि हम लोग गए, तो इसलिए फिर हम लोग रवाना हो गए थे। बिल्कुल ठीक। मलाइका, ये शौक ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि एक्सपेंसिव भी बहुत है, बहुत महंगा शौक है। तो इसको फंड किसने किया? पहले तो जो बलूचिस्तान टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कल्चर मैनेजमेंट है, उन्होंने और एल्पाइन क्लब ने मिलकर मुझे स्कॉलरशिप पे रखा। तो ज़्यादातर खर्चा उन्होंने किया, बस थोड़ा बहुत मैंने भी किया। अच्छा, और आगे क्या इरादे हैं मुस्तकबिल में? और भी चोटियां सर करने का प्लान है आपका, और नेक्स्ट क्या टारगेट है आपका? जी, हर किसी का होता है, मेरा भी है कि मैं जाऊं, बहुत सारे पहाड़ों पे जाऊं, जो 7000 के, 8000 के, और इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं सबसे पहले कि मैं स्पार्टिक पे जाऊं। वो बहुत खूबसूरत पहाड़ है। जिस पहाड़ पे हम मौजूद थे ना, वो उसके बिल्कुल सामने दिखता था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पहले जाऊँ, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े पहाड़। आप इंशाल्लाह जाएंगी भी। और मुझे बताइएगा कि जो लोग आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम?
जी बिल्कुल, मैं हमारे तमाम लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जो सुकून और जो हमें सुकून और तहम्मुल पहाड़ों पे मिलता है, जो हमारे दिमाग को मिलता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, जो पहाड़ों पे जाके होता है वो जमीन पे महसूस नहीं होता। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वो एक अलग एहसास होता है, जो इंसान जाएगा तो उन्हें पता चलेगा। और जरूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलाइका खान खिलजी से आपकी मुलाकात हमने कराई। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब बात करते हैं दुनिया भर में होने वाले जो कुलिनरी मुकाबले होते हैं, नौजवान शेफ्स को अपनी सलाहियतें मनवाने और अपने मुल्क का जो परचम है बुलंद करने का मौका फराहम करते हैं। ऐसे मुकाबले सिर्फ मेडल्स जीतने का जरिया नहीं होते, बल्कि मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और बैनुल-अक़वामी मयार पर अपनी महारत साबित करने का इम्तिहान होते हैं। और इसी सिलसिले का एक बड़ा मुकाबला ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज मलेशिया, जो कुआलालंपुर में मुनाकिद हुआ। इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शेफ्स और कुलिनरी जो तलबा उन्होंने शिरकत की, जहां पाकिस्तानी टीम ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। टीम मास्टर क्लास पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स और 11 डिप्लोमा और अवार्ड्स अपने नाम किए। यूँ 17 पाकिस्तानी शुरका में से हर एक किसी न किसी बैनुल-अक़वामी एजाज़ के साथ ही वापस वतन लौटा है, जो पाकिस्तान के कुलिनरी जो शोबा है उसके लिए काबिल फ़ख्र कामयाबी है। मज़ीद इस मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली 2 जो शेफ्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। विदा याकूब और रेशम एहसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि हम हर शोबे में आगे जा रहे हैं। रेशम, सबसे पहले आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। इतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमारे शेफ़ जिन्होंने हमें ट्रेन किया था उनको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने कहा नहीं आप लोग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग उनके भरोसे गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने वो अचीव भी किया और 4th पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली तौर पर हमारी आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ज़बरदस्त। अच्छा विदा, आप बताइए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टिसिपेशन का इस इवेंट में? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ इंटरनेशनली ट्रिप भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा और आई जस्ट गॉट अ सिल्वर मेडल। और इसमें बेसिकली मेरे मॉम एंड डैड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। जब मेरी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी ना, मेरे तब से ही बाबा वगैरह ने मुझे फ़िश ला कर दे दी थी, क्योंकि मैंने सी फूड कैटेगरी में अपना लिया था और सी फूड को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा ने फ़िश वगैरह ला कर दी थी और मैंने तब से प्रैक्टिस कर ली। और उसके बाद मास्टर क्लास में हमारी ट्रेनिंग हुई थी और हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जाके कॉम्पीट किया। बेहतरीन। अच्छा रेशम, हमारे खाने तो वैसे भी मशहूर हैं, लेकिन हमारे खाने हमारे ख़ित्ते में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे ख़ित्ते से बाहर ज़रा लोग अवॉइड करते हैं इतना ज़्यादा ऑयल इन चीज़ों का। तो आप क्या बताइएगा, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस दी उनमें क्या नई बात थी, क्या बेहतर था जो आपको ये पोजीशन मिली? असल में हम लोग जो है ना थोड़ा मसाले वाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वो लोग स्वीट एंड सावर ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको हर चीज़ में थोड़ा मतलब स्वीट भी चाहिए होता है और सावर भी चाहिए होता है। तो उनको ये था कि हम लोग ने उन्हीं के टेस्ट बर्ड को जहन में रखते हुए हमने अपनी डिश को बनाया था। और मैंने जो क्योंकि अपनी सेलेक्ट की थी वो डिकंस्ट्रक्टिव थी कि सब चीज़ों को आप 1 बाइट करके देखेंगे तो आपको एक टेस्ट डेवलप होगा। तो वो उनको मेरा आइडिया बड़ा इनोवेटिव लगा और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। तो ये था कि उनके और हमारी टेस्ट बर्ड बहुत डिफरेंट है, तो हमने उनके टेस्ट बर्ड को जहन में रखते हुए अपनी डिश वगैरह सिलेक्शन की थी, क्योंकि उनको थोड़ा स्मेली फूड ज़्यादा पसंद आता है। राइट। अच्छा विदा, आप बताइए जिस तरह आपने कहा कि आपने सी फूड कैटेगरी को चूज़ किया था, तो सी फूड की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से बनाई जाती है या खाई जाती है वो वहाँ पर डिफरेंट है। जिस तरह से अभी रेशम भी बात करी थी कि उनके टेस्ट बर्ड्स बड़े डिफरेंट हैं, तो उसके लिए आपने क्या यहीं से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? क्या वैरायटी आप उसके अंदर लेकर आई और क्या जजेस के एक्सप्रेशंस थे आपके फूड को टेस्ट करने के बाद? अच्छा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो फ़िश थी ना वो हीरा मछली होती है, रेड स्नैपर, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस करी थी। और वहाँ पे मैंने सैल्मन ली, क्योंकि सैल्मन थोड़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ पर इतनी बेसिकली इजी अवेलेबल नहीं होती। और मैंने वहाँ पर सैल्मन ली और
एक तो उसका खुद का ही टेस्ट होता है सैल्मन का, और थोड़ी सी अगर रॉ है ना फिश तो उनको वैसी अच्छी लगती है। और जैसे रेशम ने बोला उनको स्मेली फूड बहुत पसंद है, तो मैंने जो है वो थोड़ा सा कच्चा ही रख दिया। अच्छा। मैंने कहा बस जाने दो। तो फिर क्या एक्सप्रेशंस थे उनको? बहुत पसंद आई होगी उन्हें इस बात पे? या दे लाइक फिश, तो उनको बहुत पसंद आई थी। और साथ मेरे सॉसेस वगैरह, बेसल लीव होता है, मैंने उसकी जो है वो सॉस बनाई थी। और जो रेड बेल पेपर होता है मैंने उसकी प्यूरी बनाई थी, उसके अंदर मैंने नट्स वगैरह डाल दिए थे। बहुत एक्सपेंसिव डिश लेकर गई थी मैं अपनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे रेशम, विदा आपकी इजाज़त से मैं विदा से ही पूछ लूँ, ये सैमन की बात की उन्होंने, अमूमन हमारे पास फार्मी होती हैं और जो बाहर पसंद की जाती है वो जो पिंकिश जिनका जो मीट होता है और आप कुक भी कर लें, ऑरेंज, तो वो जो आप कुक भी कर लें तो उसका ऑरेंज ही रहता है। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि जायके में कोई फ़र्क आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अच्छा टेस्ट था उसका बहुत। ओके। हमने तो खैर नहीं खाया था क्योंकि जजेस सब खा लेते हैं। अच्छा। चलो ये भी अच्छा है कि वो सब खा लेते हैं, वरना कुछ तो ऐसे भी होंगे पार्टिसिपेंट्स के खाने जो वो बिल्कुल नहीं खा सके होंगे। तो रेशम आप बताइए कि इफ लाइक फूड तो हाँ। अच्छा रेशम आप बताइए कि जिस तरह का ये एक चैलेंज था, जो ये मुकाबला था, इवेंट था, इसमें पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर क्या था? कैसे आप लोगों ने क्या खुद को नॉमिनेट कराया? इंतखाब कैसे आप लोगों का किया गया? और उससे पहले, इस कंपटीशन से पहले आप लोगों ने क्या इकट्ठे एक जगह पर तैयारी की है या आप लोग अलग अलग अपनी प्रिपरेशंस करते रहे और फिर एक बारी मुकाबले में वहाँ आपकी टीम बनी पाकिस्तान की तरफ से? असल में हमारी मास्टर क्लास पाकिस्तान ईयरली बेस्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में लेकर जाते हैं और ये इनका कंटिन्यूसली 3rd ईयर था जिसमें हम लोग ने अपना वो किया था, कम्पीट करने के लिए हम लोगों ने अपना नाम दिया था कि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि मेरा ओवरऑल मेरा वहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका था, मैं डिप्लोमा कर चुकी थी और इंटरनेशनल पेपर भी दे चुकी थी, तो मुझे लगता था कि अब हमें जाना चाहिए। और जो हमारे CEO हैं सर ओसामा, उन्होंने कहा था कि जब आप लोग इतना मतलब कर चुके हैं ना तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए ताकि आप लोग को पता चले कि वहाँ पे compete करना कैसा होता है। तो बस उनको हमने ये नज़र में रखा और प्लस फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने कहा नहीं आप लोग जाओ करो इंशाल्लाह। मेरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है इस चीज़ के लिए, और तो बस उनका भी बहुत ज़्यादा एतमाद था। आपके लिए भी ऐसी सूरत हाल ही रही जिसमें फैमिली सपोर्टिव थी? और ये जो खाने हैं इसको क्या आपको पकाने के लिए ट्रेनिंग ही हासिल करनी पड़ती है किसी ख़ास जगह से, या फिर आप घर पर ट्रेनिंग करके भी इन चीज़ों पर महारत हासिल कर सकते हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं चल सकता। अगर कोई भी अलग से चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मे बी आपको नहीं पता चलेगी वो चीज़। हमें घर वालों का खाना और बाहर जो हम लोग खाना होता है बहुत डिफरेंट होता है हम लोगों का। अच्छा रेशम, हमें ये बताइए कि क्या सबसे अच्छा आप बनाती हैं जो घर में सबका फेवरेट है और बार बार आपसे फरमाइश की जाती है कि भाई ये वाली चीज़ या ये डिश रेशम आप बनाएंगी, या फिर घर में ऐसा कोई सीन ही नहीं रखा हुआ, बस ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उस हद तक ठीक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में भी बना लेती हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरे घर वालों को मेरे हाथ की कढ़ाई भी अच्छी लगती है और इटालियन में उनको पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुकिंग का तो शौक़ शुरू से ही था और यहाँ पे बस हम लोग कोर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल इस आउटलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें सिखाया जाता है मास्टर क्लास पाकिस्तान के अंदर। तो वो सब टेस्ट बर्ड्स को माइंड में रख के, हमारे पाकिस्तानी खानों की तरह नहीं होता, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल का ही सिखा रहे होते हैं। तो उसमें और घर की कुकिंग में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी घर वालों को इंटरनेशनल वाला टेस्ट भी करवा देते हैं। अच्छी बात है, उनको भी मौका मिलता है। अच्छा विदा, आप बता रही थी कि आपको घर वालों ने भी सपोर्ट किया और फिर आप इस जर्नी पर आपके वालिद ने भी आपको सी फूड वगैरह ला कर दिया। तो ये जो हमारे घरों में खाने बनते हैं, आपको गैप कितना दिखाई देता है कि हमारे खानों में और ये जो इंटरनेशनल खाने हैं इनमें फ़र्क क्या है और कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? वही बात है, हमें हमारे जो टेस्ट बर्ड है ना बहुत स्पाइसी और बहुत उस चीज़ का है। और वहाँ पे बाहर जो होता है आपका अगर फीका भी होगा ना वो खा लेंगे, उनको खाने का फ्लेवर आना चाहिए। जैसे फ़िश है तो उसकी फ़िश की ही उनको टेस्ट आना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया विदा याकूब और रेशम एहसान हमारे साथ मौजूद थी और ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज 2026 ये जीत कर आए जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई। इनसे हम बात कर रहे थे, फिर ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। रुबाब की धुनों से गूंजते सवात के खूबसूरत पहाड़, देखिए इस सेगमेंट सफर शर्क में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्क। और ये बहुत ही खूबसूरत जामिल का इलाका है जो कि मंगोरा से 15 से 16 किलोमीटर पे है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक नदी बह रही थी, वहाँ पे एक साहब जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत धुन बखेर रहे थे रुबाब से। रुबाब जो है, मेरा ख्याल है कि मंगोरा को रुबाब का घर कहना चाहिए। यहाँ पे जितने रुबाबिस्ट हैं और फिर रुबाब को ठीक करने वाले, रुबाब को बनाने वाले, ये पूरी एक लेगेसी, एक पूरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ से गुजरती हूँ, मैंने कुछ शॉट्स लिए जो कि आपने देखे, बहुत ही खूबसूरत रुबाब बजाते हैं। और एक मसला ये दरपेश आया कि जब मैंने इनसे गुफ्तगू की तो मालूम हुआ कि ये उर्दू बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इस हवाले से फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये ट्रांसलेट करेंगे। इनका नाम जो है वो जमील है। तो जमील साहब जो हैं, इनसे थोड़ा पूछें कि कितना अरसा हो गया इनको ये रुबाब बजाते हुए। असी सुमर वक्त रबाब तकरीबन ये कह रहे हैं कि 20 साल हो गए कि मैं ये रुबाब बजाता हूँ। तो ये जो रुबाब है ये इन्होंने किसी से सीखा? तादा रबाब तो चानीस दखड़े थे ये कहते हैं कि मैंने अपने शौक से बस अपने शौक से बस ये सीखा। बड़ी बात है, एक अपने ही मतलब कैसे आप सीख सकते हैं ये? फिर यहाँ पे इतना पैशन होता होगा, ये फिर इतना शौक है। दसर लका ता दसना ता इस दकड़ी लका चाते कतली दी या चाते दकड़ी करना हम करो बात ना। ये कहते हैं कि ये हमारे पास पुराने ज़माने का पड़ा हुआ था ना, तो उसी से बस मैं बस बजा बजा के ना बस सीख गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताएं कि ये जो सवात है इसमें रुबाब की तो बड़ी एक ट्रेडिशन है। जी बट हम कह सकते हैं कि रुबाब जो है वो किसी हवाले से ज़रिया आमदनी हो सकता है, ये आर्ट की फॉर्म? नहीं सर, इधर तो आपको पता है दोनों का इलाका है ना, तो ये हमारी कल्चर में कल्चर ट्रेडिशन है। ये शादी ब्याह पे या मुख्तलिफ फंक्शंस में इनको बुलाते हैं, तो ये उसको उस तरह ये ज़रिया आमदन नहीं होता? नहीं। ये जिस तरह से ये लोग हैं ना, ये तो मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा। और पार्ट टाइम जस्ट फॉर कुछ और है। काम कुछ और है। क्या करते हैं? बस ये मेहनत मजदूरी करते हैं, ये बिल्डिंगों में और मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं। ठीक। और रुबाब इनका शौक है? इनका शौक है सर। ठीक है। तो मुख्तलिफ जो हुजरे होते हैं आपके यहाँ, मुख्तलिफ जो ऐसी जगह होती है वहाँ पे ये लोग फिर प्ले करते हैं? बिल्कुल यही होता है ना। आर्टिस्ट का सवात में मकाम ये थोड़ा सा बताइए। ये नहीं एक होता है ना कि कदर मंजिलत की नज़र से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है? सर पहले हुआ करते थे लोग बहुत ज़्यादा इसको एक्साइटेड हो जाते थे ना। अभी वो जब से ये मोबाइल आया है ना, तो उन चीज़ों का वो अभी ख़त्म हुआ है। बस सिर्फ चंद जगहों पे बस ये चीज़ें अभी बाकी है। जिस तरह से ये लोग हैं बस अपना वो शौक़ पूरा करने के लिए और अपना वो कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए बस यही करते हैं। बाकी तो मोबाइल की वजह से बस अभी वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है ना। सही। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के। और इसका मतलब ये है कि ये कभी हुजरा भी होगा, कहीं कोई शादी ब्याह भी होगी, बट कभी अकेले में बैठे हुए भी बिल्कुल खुद ही बजाते हैं ताकि और जैसे ही रुबाब बजता है तो ये ऐसे लगता है जैसे पूरे पहाड़ जो है ना खूबसूरत हो गए हैं। और जैसे एक रुबाब जो सवात और KPK में जितनी भी लैंडस्केप है उसके पस मंज़र में रुबाब बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही कमाल। बिल्कुल सर। मैं चाहूँगा कि अगर जमील भाई उधर बैठे वहाँ पे और नाज़रीन को एक आधा और चीज़ सुना दें तो मतलब ख्याल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। दुआई करना चाहिए तासु बलग यो सो दगा नूर मंगता दा कि सीधा नाज़रीन उम लगवी नहीं करना नो तासु बोलते हो सो दगा वकी। ठीक जमील भाई।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़। दूसरे टेस्ट में पहले दिन जो टेस्ट है वेस्ट इंडीज़ के, उसमें 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। मेरे अल्फाज, मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है कौमी टीम की उस पर। पाकिस्तान की जानिब से टीम में अब्दुल्ला शफीक, अवैस ज़फ़र, साजिद खान और उबैद शाह को शामिल किया गया है। अवैस ज़फ़र और उबैद शाह को बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू कैप पहनाई। पहले मैच में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, जो परफॉर्मेंस रही कौमी टीम की दूसरे टेस्ट में, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो 239 फॉर 5 जो स्कोर है वेस्ट इंडीज का, तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा वेस्ट इंडीज के पास चांस है कि वो स्कोर आगे ले जाएं। पाकिस्तान के पास भी चांस था कि इनको जल्दी आउट कर लें, लेकिन हमेशा की तरह जब हमने विकेटें ली जल्दी और उसके बाद फिर चांसेस दिए, दूसरी टीम को कैचेस भी ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्डिंग भी हमारी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से फिर मौका मिला वेस्ट इंडीज को सेट होने का। और अब अगर उनका स्कोर 350-400 तक चला गया तो हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हमें जीतना बहुत जरूरी है ये मैच। और अगर नहीं जीते तो फिर 26 साल बाद वेस्ट इंडीज में पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है सीरीज में। बिल्कुल। अच्छा सलीम भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने स्पिनर्स का इस्तेमाल ठीक नहीं किया पहले टेस्ट में। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि साजिद खान भी हमारे पास हैं, एक विकेट भी ले चुके हैं, तो स्पिनर्स के इस्तेमाल से आपको लगता है कि कोई बेहतरी आ सकती थी? पहले दिन में तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर सका जो काबिल जिक्र हो। देखिए, पिच के बारे में हमेशा से यही है कि यहाँ से स्पिनर्स को मदद मिलती है और कुछ चांसेस क्रिएट भी हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सलमान ने भी एक कैच ड्रॉप किया था, बाबर ने भी किया, ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही। और क्रिकेट जो भी हो, टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, उसमें अगर आप हरीफ को चांसेस देंगे तो उसको सेट होने का मौका मिलेगा। यहाँ भी यही गलती हुई, लेकिन जो मेजर गलती जिसपे कल एक तूफान मच गया था सोशल मीडिया पे भी, जो और वैसे अपने अहम हथियार को ही साइडलाइन कर दिया हमने, अब्बास को बिल्कुल ड्रॉप किया, जिसने पिछले मैच में 8 विकेटें ली, जिसका एवरेज पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बेस्ट हो गया है पर विकेट। इमरान खान का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, आपने उसको ही बिठा दिया जिसकी किसी के वहम गुमान में नहीं होगा। कैसी लेम थी सलीम खालिक साहब इसकी, जो बाबर आजम ने कहा कि ये कंडीशंस की वजह से ये डिसीजन लिया गया, जस्टिफाई करते हैं रीजन? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई करता। देखिए, जो बाकी बॉलर्स हैं, उबैद का डेब्यू हुआ, इतनी जल्दी इसको हमें जज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि जो आपका टॉप बॉलर था जिसने 8 विकेटें ली पिछले मैच में और आप उसको बाहर कर दें। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है इसकी। तो जो भी ये लोग बोलते रहे तो ये जस्टिफिकेशन इसकी नहीं बनती। मैंने तो इस पे यही बात की थी, जब मैंने पूछा तो मेरी बात जब हुई, मैंने एक मैसेज किया टीम मैनेजमेंट के एक साहब को, मैंने, क्योंकि बाबर का इंटरव्यू मिस कर गया था, मैंने कहा क्या अब्बास इंजर्ड है? तो उनका जवाब आया नहीं, इंजर्ड नहीं है। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा बाबर की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जी सलीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा।